हाँ जी, नमस्कार सभी को। आज अपने यूपीएससी सी सेट 2024 के एग्ज़ाम के तैयारी को और अच्छा बनाने के लिए अब तक के हुए 2011 से लेकर 2023 तक के टॉपिक वाइज प्रश्नों को अपने यहाँ क्रम से शुरुआत करें, जिसमें आज अपना पहला टॉपिक प्रतिशत बना रहेगा। एकांतर क्रम में जैसे मैंने कल अनाउंस किया था कि यूट्यूब पर होने वाली ये प्रीवियस ईयर प्रश्नों की सीरीज दो एग्जाम को या दो बोर्ड को लेकर टारगेट बना रहेगा। पहला जो रहेगा आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड और राजस्थान बोर्ड के द्वारा, और दूसरा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के यूपीएससी के द्वारा। तो हफ्ते में 3 दिन यूपीएससी की ये क्लास बनी रहेगी और हफ्ते में 3 दिन आरपीएससी की क्लास बनी रहेगी। थोड़ा सा टाइम शेड्यूल सेट होने के बाद में ये क्लास प्रॉपर लाइव के रूप में आपके सामने हुआ करेगी। अभी फिलहाल शेड्यूल वाइज आप तक पहुंच रही है। तो इस क्रम में आज अपना पहला टॉपिक प्रतिशत सी सेट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। यदि आप मैथमेटिक्स पहले से तैयार कर चुके हैं तो आप अपना मूल्यांकन जरूर करेंगे, और यदि लग रहा है कि अभी हमारा मैथमेटिक्स का पोर्शन बाकी है, हमें तैयार करना है, तो फिर मैं कहूँगा कि इन क्लासेस के साथ साथ सीखने का प्रयास करें और साथ में एमर्स एकेडमी के जो अंदर जो भी मैथमेटिक्स के कोर्स हैं उन कोर्सेज के साथ अपना मैथमेटिक्स इंप्रूव करें। सी सेट को लेके स्पेशल अभी तक कोई कोर्स मैंने लॉन्च नहीं किया है, लेकिन मैं कुछ टॉपिक जो सी सेट के लेवल के करवा चुका हूं उनको मैं जल्द ही आपके लिए उपलब्ध करवा दूंगा। आप उनके माध्यम से अपनी तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं, और एग्जाम तक आपके लगभग सभी टॉपिक में पेड कोर्स के अंदर मैं करवा चुका हूं। तो चलिए अपने आज के पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। सी सेट के आए प्रश्नों को अगर हम देखें और एग्जाम की तरफ अगर आप ध्यान दें तो प्रश्नों का स्तर एक अच्छा बना रहता है, जिसमें रट्टा प्रवृत्ति के साथ अगर आप पहुंचते हैं तो बहुत अच्छे से उन प्रश्नों को कर पाना संभव नहीं है। समझ बनाना होगा, सीखना होगा आपको, और सीखने के क्रम में ही अपनी शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। क्वेश्चन अपने पास में 2011 से शुरुआत करेंगे और ये क्रम धीरे धीरे चलते चलते 2023 सितंबर लास्ट हुए अभी एग्जाम तक अपने लेके आएंगे। शुरुआती 2011, 12, 13 के अंदर लगभग एक एक या दो दो क्वेश्चन, लेकिन उसके बाद के आए एग्जाम के अंदर सभी में 3 से 4 प्रश्नों का एवरेज पड़ रहा है जो प्रतिशत टॉपिक से उठाए जा रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन में कहता है कि व्यक्तियों के एक समूह में 70% व्यक्ति पुरुष है और 30% व्यक्ति विवाहित है। यदि पुरुषों का 2/7 भाग विवाहित है तो महिलाओं का कितना भाग अविवाहित है। एक बड़ा क्वेश्चन ही कह सकते हैं, एक आसान लैंग्वेज में एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने जिसे आप कर सकते हैं अच्छे से, और फिर भी अपने जो साथी नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ यहाँ बोर्ड पर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास। दो ग्रुप में आपके संख्या को विभाजित किया है। व्यक्तियों के समूह, क्योंकि बात प्रतिशत की चल रही है तो एक बार मैं ये मान के चलता हूँ कि वहां पर तो व्यक्तियों की संख्या हम 100 लेके चल लेते हैं। व्यक्तियों की संख्या हम 100 लेके चल लेते हैं। क्यों? क्योंकि बात प्रतिशत की चली थी। तो हमारे पास में 100 व्यक्ति है। अब इन 100 व्यक्तियों को उसने दो भागों में बांटा। 100 व्यक्तियों को दो भागों में बांटा है, मेल और फीमेल, पुरुष और महिलाओं के बारे में बात कर। पुरुष और महिलाओं के बारे 70% व्यक्ति पुरुष है और 30% विवाहित हैं। दो बातों को एक साथ लिखा है, हमें पहले यहां तक पढ़ना चाहिए था। 70% पुरुष है, इसका मतलब 100 अगर व्यक्ति वहां पर है तो पुरुषों की संख्या है 70 और महिलाओं की संख्या है 30। विद्यार्थी कंफ्यूज हो इसलिए परसेंटेज बिल्कुल इक्वल रखा गया, ताकि महिलाओं का प्रतिशत विवाहित के साथ में जोड़ के देखे तो 1% ही बना, जबकि वो दो अलग अलग बातें थी। तो थोड़ा सा यहाँ पर परेशान करने का प्रयास किया गया अपने को, लेकिन ये दूसरी आगे की बात कह रहे हैं कि 30% व्यक्ति विवाहित हैं। तो यहां से मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या हमारे पास में जो टोटल संख्या 100 है उसमें मैरिड विवाहित व्यक्तियों की संख्या हम बता सकते हैं? बिल्कुल बताया जा सकता है, क्योंकि 100 का कितना प्रतिशत विवाहित बताया आपने? 30% विवाहित बताया। संख्या हमें प्राप्त हुई कितना? 30। वहां पर विवाहित व्यक्तियों की संख्या 30 है, इसका मतलब उस 30 के अंदर अपने पास में पुरुषों की संख्या भी है और महिलाओं की संख्या टोटल मिलाकर 30 है। पुरुष और महिलाओं की दोनों की संख्या मिलाकर 30 है। चलिए आगे बढ़ाते हैं अपने क्रम में, और इस क्रम में आगे वो कहता है कि क्या
यदि 2/7 भाग विवाहित है, किन की संख्या? पुरुषों की संख्या। तो थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि पुरुषों की संख्या 70 है, तो 70 का विवाहित जो संख्या है, जो मेरिट संख्या है अपने पास में, वो अपने को बताया है कितना? 2/7। लेकिन किसका? पुरुषों की संख्या का 2/7। और पुरुषों की संख्या का 2/7 की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई? 20। अब यहां से दो रिजल्ट आपको देखने हैं, ये 20 और ये 30, और अपने आप से क्वेश्चन करके ये बताना है कि 30 क्या है और 20 क्या है। तो आपका पहला जवाब आता है कि 30 तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि पूरी जो जनसंख्या थी उसमें 30 पुरुष और 30 महिलाएं जो है वो विवाहित है, जिसमें से 20 तो पुरुष है, 30 में से 20 पुरुष है। तो फिर क्या आप ये बता पाएंगे कि यहां से विवाहित महिलाओं की संख्या कितनी है? 30 में से जब 20 पुरुष विवाहित हैं तो महिलाओं की संख्या कितनी है जो विवाहित है? तो उनका मान प्राप्त हुआ अपने को 10। लेकिन 30 में से 10 विवाहित है, ये हमें पता चला। अब आगे क्या कह रहे हैं? तो महिलाओं का कितना भाग अविवाहित है? जब भी कभी हिस्सा बताना होता है, जब भी कभी प्रतिशत बताना होता है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। जिसका प्रतिशत या जिसका हिस्सा पूछा जाता है उस वैल्यू को आप ऊपर लेके चलेंगे, उसके जिससे कंपेयर किया जाता है उससे नीचे लिखना है। तो यहां पर आपको साफ साफ पता चला कि जो विवाहित महिलाओं की संख्या है वो 10 है। तो तुरंत हम ये भी बता सकते हैं कि अविवाहित जो महिलाएं हैं उनकी संख्या कितनी होगी? 30 में से 10 विवाहित है तो कितनी अविवाहित? 20। अब हमने कहा जिसका हिस्सा पूछा जाता है, तो अविवाहित का पूछा गया, जिसका हिस्सा पूछा जाता है उस वैल्यू को ऊपर, जिससे कंपेयर किया जाता है उससे नीचे, तब जब हमें क्या निकालना हो? हिस्सा निकालना हो। लेकिन अगर प्रतिशत पूछ लेते तो अतिरिक्त कुछ नहीं करना था, हमें केवल 100 से गुणा करना था, बात खत्म थी। तो आपके पास में रिजल्ट प्राप्त हुआ 2/3। 2/3 जो महिलाएं हैं वो अविवाहित हैं, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में हमें प्राप्त हुआ। तो क्योंकि ये जो क्लास मैंने शुरू की है ये आपका सिर्फ मूल्यांकन करवाने के लिए नहीं, इन प्रश्नों के साथ जो अतिरिक्त बातें हैं या प्रश्नों को करने का तरीका है वो समझाने का मेरी तरफ से प्रयास बना रहेगा। इसलिए सिर्फ मूल्यांकन पर्पज से इस क्लास को मत देखिए। यदि आप मैथमेटिक्स को सीखना चाहते हैं, रेगुलर आप इस क्लासेस को देखेंगे तो मैथमेटिक्स आपका इंप्रूव होगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए आइए इसी प्रकार से हम लेते हैं दूसरा क्वेश्चन 2013 सी सेट के एग्जाम के साथ। अरुण की मोटरसाइकिल में टंकी भर पेट्रोल 10 दिन चलता है। जब वो अपनी मोटरसाइकिल का जो पेट्रोल टंकी है उसे फुल करवा देता है तो वो 10 दिन तक उसे चलाता है और खत्म कर देता है। यदि वह प्रतिदिन 25% अधिक उपयोग शुरू कर देता है तो टंकी भर पेट्रोल कितने दिन चलेगा? यदि उसने व्हीकल के राउंड लगाने ज्यादा शुरू कर दिए, उसका कंज्यूम ज्यादा शुरू कर दिया पेट्रोल का, तो उस केस में वो पेट्रोल कितने दिन चलेगा, ये हमसे। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसे थोड़ा सा अपने तरीके से क्वांटिटी के साथ लेके चलिए। मैं अगर ये कह दूं इस पर्सन में, मैं अगर आपको ये कहूं कि यहाँ पर हमारे पास में 10 लीटर पेट्रोल, कितना? 10 लीटर मान लेते हैं, और वो टंकी जो है वो 10 लीटर की है, वो टंकी 10 लीटर की है, और उसको भरवाने के बाद में वो बाइक जो पूरा चला पाता है वो केवल कितने दिन चला पाता है? केवल 10 दिन। और टंकी की क्वांटिटी मात्रा बताई कितनी आपने? 10 लीटर। तो मेरा यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है, तो इसका मतलब एवरेज उसका जो पेट्रोल खपत है वो कितना है अपने पास में? तो 10 दिन में 10 लीटर खपत कर देता है। तो क्या हमें पता चला कि 1 लीटर प्रतिदिन का उसका खपत करने का काम है अपने पास में। 1 लीटर वो प्रतिदिन खपत करता है पेट्रोल को, इस प्रकार से। लेकिन किसी एक परिस्थिति में ऐसा हुआ कि जब दूसरी बार उसने टंकी फुल करवाई तो उस केस में उसने 25% अधिक उपयोग शुरू कर दिया। मतलब जो प्रतिदिन 1 लीटर लेता था उसका उसने 25% अधिक, मतलब 100% की जगह उसने कितना खपत करना शुरू कर दिया? 125% शुरू कर दिया, या यूं कह सकते थे 1/4। और 1 लीटर का 1/4 कितना होगा? 0.25। तो आप ये कह रहे हैं कि एक का 125% खपत कर दिया, तो इसका मतलब आज के दिन में वो प्रतिदिन खपत करता है 1.25 लीटर। ये उसके प्रतिदिन की खपत आ चुकी है। नई वर्तमान जो खपत है वो 1.25 लीटर प्रतिदिन खपत करता है। लेकिन क्योंकि पेट्रोल की मात्रा टंकी कभी बड़ी छोटी तो नहीं होगी, वो तो अभी भी कितना लीटर रखती है? 10 लीटर रखती है।
लेकिन आपने अभी प्रतिदिन कितना खपत करना शुरू कर दिया, 1.25 लीटर। तो मुझे बताइए टोटल क्वांटिटी में पूरी जो पेट्रोल की मात्रा है उसमें एक दिन की खपत को अगर भाग दे देंगे तो क्या दिनों की संख्या प्राप्त नहीं होगी अपने को? यही तो अपने को करना था। पॉइंट हटाया, ऊपर सो गया। 25 से 4, 25 से 5, 5 से 10 2 पे, और 4 2 कितना, 8 दिन में। यानी अगर वो 25% अधिक उपभोग करना शुरू करेगा, खपत करना शुरू करेगा पेट्रोल का, तो वो 10 दिन का जो पेट्रोल उसके पास में रहता है वो केवल और केवल चलेगा कितने दिन, 8 दिन। और जो कि ऑप्शन नंबर डी में अपने पास में है, यही अपने से पूछा। क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए आइए इसी प्रकार से चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। देखने में एक बहुत बड़ा और एक अच्छा क्वेश्चन मिलेगा। मैं इस क्वेश्चन के करने की शुरुआत करूं इससे पहले मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़ें और अपना निष्कर्ष निकालने का प्रयास करें। यदि आपसे नहीं हो पाया तो हेल्प करने के लिए मैं आपके साथ में। सी सेट 2014 का क्वेश्चन, 2014 में लगातार 3 क्वेश्चन यानी इस टॉपिक से 3 क्वेश्चन पूछे गए। चलिए चेक कर रही हैं। ए और बी बस द्वारा स्थान x से स्थान y तक जाने का निश्चय करते हैं। दो भाई बंधु है ए और बी, x और y दो स्थान के बीच में उनका रन है, x से y तक उनको जाना है। ए के पास 10 रुपए हैं और जब किराया देने की बात आती है तो वो देखता है कि जब मैं मेरे 10 के 10 रुपए निकाल के सामने वाले को दे देता हूं टिकट के लिए, तब भी हमारी टिकट का जो किराया पड़ता है दोनों व्यक्तियों का, उसका केवल 80% ही है मेरे पास। तो उस केस में क्या होता है कि बी अपने पास में 3 रुपए मिलते हैं उसको, वो 3 रुपए निकाल के वो ए को दे देता है, जिसे वह ए को दे देता है। तो फिर हमें बताइए कि इस केस के अंदर में कौन सी स्टेटमेंट सही है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं अपने को। पहला कहता है कि ए के पास अब जो नकदी है वह मात्र 2 टिकटों के लिए ही पर्याप्त है, मतलब अब उसके पास में राशि है, उससे पूरी 2 टिकटें उसके पास में आ जाएगी, ना बचेगा ना पल्ले से कुछ और देने की आवश्यकता। या ए को टिकट खरीदने के लिए 2 और रुपए चाहिए, अभी भी आवश्यकता पड़ रही है 2 रुपए की ओर, क्योंकि अभी भी राशि कम पड़ रही है। 2 टिकट खरीदने के बाद ए के पास 50 पैसे बच जाएंगे, ये हमारा तीसरा ऑप्शन कह रहा है। और चौथा कहता है कि ए के पास अब जो नकदी है वह अभी भी 2 टिकट खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं। देखें फिर क्या किस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं। जैसा मैंने कहा कि थोड़े दिनों में मैं मेरा एक टाइम शेड्यूल सेट कर लूंगा, उसके बाद में अपने लाइव आया करेंगे, तो कमेंट के माध्यम से आपके जो फीडबैक है वो मुझे पता चलते। फिलहाल अब आप अपनी समझ से जो आपने आंसर निकाला है बस ये देखना है कि मेरे द्वारा कराए जाने के बाद में वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जितना बड़ा क्वेश्चन था वास्तव में उसका हल उतना ही छोटा था, बिल्कुल सेकंडों में किया जाने वाला क्वेश्चन। और क्वेश्चन की लैंग्वेज देखे तो ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या पूछ रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं। ए के पास राशि कितनी है, 10 रुपये, जो उस किराए का कितना है, 80%। क्या आप बड़े अच्छे से समझे कि दोनों भाइयों का ए और बी का जो किराया है उस किराए का 80% की वैल्यू 10 रुपये। बड़ी आसान सी बात है। ए के पास 10 रुपए है जो किराए का 80% है, यही तो आप कह रहे थे। और हमने ये तो कहा कि दोनों भाइयों के टिकट का जो किराया लगना था उसका 80% 10 रुपए है, तो क्या उस किराए का 100% नहीं बता सकते? ये बताने के लिए बड़ा आसान सा काम करना है अपने को। हमें क्या करना है, 10 में भाग देना है 80 का और इंटू कर देना है 100 से। 20 से हो गया 5, 20 से हो गया 4। यहां से आप हल करेंगे तो रिजल्ट प्राप्त होगा 12.5 रुपए, क्योंकि 2 से ये 2 से 5, 25/2 12.5 रुपए। क्या है 12.5 रुपए, क्या आप बता सकते हैं? आप ये कह रहे हैं कि ए और बी की दोनों की टिकट खरीदने के लिए हमें कुल 12.5 रुपए की आवश्यकता है, लेकिन ए के पास में तो रुपए कितने थे, ए के पास तो 10 रुपए थे। ए के पास कितने रुपए थे, ए के पास तो 10 रुपए थे। तो उसने बी से कुछ और राशि ली और बी ने उसे थमा दिया कितना, 3। टोटल राशि ए के पास में अब हो कितनी चुकी है, 13। और किराया लगना था कितना, 12.5 रुपए, 12.5 रुपए। और अभी भी ए के पास में 13 रुपए हैं। तो क्या रिजल्ट प्राप्त हुआ, क्या ए के पास में 0.50 50 पैसे बचेंगे कि नहीं बचेंगे? ये कहना हुआ हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, कि जब वो दोनों की टिकट खरीद भी लेगा तब भी उसके पास में 50 पैसे बचेंगे। ये एक आसान सी बात। इतनी बड़ी स्टेटमेंट देख के हमें लगा कि ये क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है, बड़े लेवल पर जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। और यही इस एग्जाम की पहचान है
कि क्वेश्चन को देखने का समझने का तरीका यदि सही है तो ऐसा भी नहीं होता कि हम इन प्रश्नों को कर ना पाए। एक ठीक ठाक तैयारी के साथ भी आप पहुंचते तब भी आप इन प्रश्नों को कर पाएंगे, और क्योंकि क्वालिफाई एग्जाम है तो मैथ और रीजनिंग के आप इन प्रश्नों को संभाल सकते हैं। तो ये हुआ अपने पास में क्वेश्चन नंबर। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2014 जैसे मैंने कहा सी सेट के अंदर 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें अपना दूसरा क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन। आपने इस क्वेश्चन को देखे तो आप सरल ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज की किस्तों के साथ भी जोड़कर देख सकते हैं, पर वहां जाने की जरूरत है नहीं, उसका कारण समझ में आ जाएगा। आराम से इस क्वेश्चन को पहले पढ़ें। एक बैंक से किए गए समझौते के अनुसार एक व्यापारी को कोई ऋण राशि कुछ समान किस्तों में बिना ब्याज चुकानी थी। 18 किस्त चुकाने के बाद उसने पाया कि उसका 60% ऋण चुका दिया गया है। समझौते के अनुसार कितनी किस्तें थी? अगर इसमें ब्याज की बात हो जाती, सरल ब्याज या चक्रवर्ती ब्याज, तो एक बड़ा प्रश्न बनने जा रहा था, पर उसने एक बात लिख के क्वेश्चन को जल्दी और तुरंत खत्म कर दिया, बिना ब्याज। जितनी राशि लोगे उतनी ही राशि चुकानी है, और ये कहते ही वो अपना क्वेश्चन सरल ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज दोनों ही टॉपिक से उठ के प्रतिशत में। अगर ये मेंशन नहीं किया होता तो ये क्वेश्चन साफ साफ शर्त देता कि किस्तें चुकाने की शर्त सरल ब्याज है कि चक्रवर्ती ब्याज। अगर होता तो फिर हम उसी चैप्टर में बात करेंगे कि कैसे करना होता। फिलहाल जैसे मैंने कहा ये बहुत छोटा और एक आसान प्रश्न बन गया जब उसने ये मेंशन कर दिया गया कि बिना ब्याज के, ब्याज देना ही नहीं है, इसका मतलब जितनी राशि लेंगे उतनी ही चुकानी है। तो बड़ा आसान सा काम है। आपने ऋण चुका दिया। कोई भी ऋण अपने आप में कितना प्रतिशत होता है? ऋण आप जानते कि 100% होता है, लेकिन आपने उसका ऋण चुका दिया। कितना चुका दिया जी? 60% चुका दिया। तो फिर बचा कितना? इसका जवाब भी आपके पास में। आप कहेंगे कि जी 40% बचा है। नहीं कहना क्या ऐसा? 60% चुका दिया, बचा कितना? 40% बचा है। अब आप ये कह रहे हो कि इस 60% को चुकाने में हमें 18 किस्तें भरनी पड़ी थी। 60 किस्तें चुकाने में आपको कितनी किस्तें भरनी पड़ी थी? 18 भरनी पड़ी थी। तो ये क्या जवाब यहां का नहीं आ सकता कि जब आपने किसी धनराशि का 60% चुकाया तो आपने 18 किस्तें दी थी, तो उसका 40% चुकाओगे तो कितनी किस्तें देनी पड़ेगी? इस केस में बताना मेरे ख्याल से, मुझे नहीं लगता आप सभी के लिए मुश्किल है। 18 किस्तें कितने परसेंट की वैल्यू है? 40% की। निकालना कितने परसेंट की है? 18 कितने परसेंट की वैल्यू है? 60% की। निकालना कितने की है? 40% की वैल्यू निकालना है। तो देखो 20 से हो गया 2, 20 से हो गया 3, 3 से हो गया 6, 6 दुआ 12। मतलब आप क्या कह रहे हैं कि जब आपने 18 किस्तें चुका दी है, भर दी है, तो आपके अभी भी पीछे जो है वो 12 किस्तें बाकी। 18 किस्तें भरने के बाद में भी 12 किस्तें बाकी है अपने पास में। तो आप मुझे बताइए कि टोटल किस्तें इंस्टॉलमेंट कितनी है अपने पास में? तो ये कौन सी बड़ी बात हुई? 18 दे दी, 12 बाकी है, टोटल होगी जी हमारे पास में 30 किस्तें। देखो कितना आसान और अच्छा क्वेश्चन था अपने सामने, 30 किस्तें। लेकिन ये आसान और अच्छा क्यों बना? केवल एक शब्द की वजह से, जब कहा गया बिना ब्याज। अगर ब्याज देना होता तो वास्तव में एक अच्छा और बड़ा प्रश्न होता, और फिर हम इस क्वेश्चन को यहाँ प्रतिशत में नहीं पढ़ रहे होते, फिर अपने पढ़ रहे होते सरल ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। तो उम्मीद है कि इस प्रश्न का जो छोटा सा एक कड़ी मैंने पकड़ा उसे आप समझ पाए होंगे, और इस प्रकार की कड़ी हमें प्रश्नों में देखना होगा, क्योंकि कुछ ऐसा हिंट होगा जिससे क्वेश्चन आपका आसान लैंग्वेज में भी आपके सामने बन पाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टी सेट 2014 का एक और प्रश्न अपने पास में। ये मुश्किल नहीं है, क्योंकि आरपीएससी की जो क्लासेस लगातार जो विद्यार्थी लगा रहा है उसको पता है कि ये क्वेश्चन हम पिछले 3 क्लासेस में किया था, तीनों बार हमारे सामने आया था। तो ये क्वेश्चन आसान है, आप कर पाएंगे। देखिए क्या कहता है। एक आयताकार बगीचे की लंबाई में 40% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की कमी कर देते हैं तो बगीचे के क्षेत्रफल में वृद्धि करता है, तो बगीचे के क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? हमारे पास में एक आयत है, हमारे पास एक आयत है। आप अच्छे से जानते हैं कि आयत की लंबाई अपने आप में 100% होती है, चौड़ाई भी अपने आप में 100% होती है। पर क्योंकि आपने लंबाई को बढ़ा दिया है, और उसे बढ़ा है कितना?
140%। क्यों? क्योंकि 40% बढ़ा दिया। और चौड़ाई को आपने कितना बढ़ा दिया? 20, तो बहु कितना गया? 120% बढ़ा है। और क्षेत्रफल अपने आप में, जो मूल क्षेत्रफल था वो कितना था जी? वो अपने आप में 100% था। तो कोई डाउट नहीं है, लंबाई अपने आप में 100% थी, चौड़ाई अपने आप में 100% थी, क्षेत्रफल अपने आप में 100% था, 100% था। लेकिन आपने लंबाई को बढ़ाया, चौड़ाई को भी बढ़ाया। अब आपने यहाँ की बात कर लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? L/B होता है। तो अगर क्षेत्रफल की बात L/B जानते हैं, तो लंबाई अभी वर्तमान में कितना है? 140। चौड़ाई कितना है अपने पास में? सॉरी, 20% कमी की है यहाँ पर। यहाँ पर 20% बढ़ाया नहीं है, 20% की कमी। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 20% की कमी, तो कितना हो गया? 80%। तो लंबाई जो है वो अपने पास में पहुंच गई 140 पे, और जो चौड़ाई है वो अपने पास में कितने पे आ गई? वो 80 पे आ गई। ठीक है, गलती से हमने 20% वर्दी लिख दिया था, वो कमी है। तो 140 इंटू कितना हो गया? 80, और नीचे आ गया 100। टेबल आपके खतरनाक है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बड़े अच्छे से आप कर पाते। 14 8 कितना होता है? 112। मीडियम जो भी हो, 14 8 जब कहो या 14 8 को, लेकिन 112 तो आना चाहिए पास में। अब यहाँ से देखिए क्या है 112%। तो आप कह रहे हैं कि जी हमारा वर्तमान जो क्षेत्रफल है, जो विमाओं में परिवर्तन करने के बाद में जो प्राप्त हुआ है, वो 112% हो चुका है। लेकिन पहले कितना था? पहले अपने आप में 100% था। अब 100 से बढ़कर आपका क्षेत्रफल कहाँ पहुंच चुका है? 112% पे। तो तुरंत हमें पता चला कि हमारे क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है, और कितनी की हुई है? 12%। कितने की हुई है? 12% की वृद्धि हुई है। ये हमें बताना था ऑप्शन नंबर बी के माध्यम से। तो ये अपने पास में यूपीएससी सी सेट के आए क्वेश्चन। प्रतिदिन अभी हमने एक बार शुरुआत की है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे प्रश्नों का स्तर एक ऐसा अच्छा होता है जिन प्रश्नों को एक्सप्लेन करने में मुझे समय भी देना पड़ सकता, इसलिए प्रतिदिन 5 8 10 प्रश्नों की क्वांटिटी हम लेके चलेंगे। आज अपनी शुरुआत थी पहले दिन, जैसे जैसे अपने आसान क्वेश्चन होंगे उस दिन की क्वांटिटी अपने बढ़ा देंगे। लाइव क्लासेस के माध्यम से जब आना शुरू करेंगे तब अपनी क्वांटिटी ज़्यादा लेके चलेंगे। फिलहाल मैं ये कहूँगा 5-10 प्रश्नों के साथ प्रतिदिन अपने आप को अपडेट रखें। अगर आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आरपीएससी के प्रश्नों को भी जरूर चेक किया करें जो मैं आपको करवा रहा हूँ, क्योंकि प्रतिशत टॉपिक समझना जरूरी है, अलग अलग तरह के आए प्रश्नों को, क्योंकि आरपीएससी भी तो यूपीएससी के आए प्रश्नों को कहीं ना कहीं उठा के अपने सामने लेके आते हैं, है ना। तो बिल्कुल वैसे के वैसे यूपीएससी के पहले आए प्रश्नों को आरपीएससी उठा रहा है, यूज कर रहा है। इसलिए आप अगर आप आरपीएससी की भी तैयारी करते हैं तो इन प्रश्नों को देखें, और यूपीएससी की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तब भी, मतलब रेगुलर जो 6 दिन मेरी क्लासेस चलती है, भले अल्टरनेट हो, लेकिन आप सभी क्लासेस को जरूर लगाएं। प्रीवियस ईयर प्रश्नों का शानदार टॉपिक अपना दोनों ही तरफ प्रतिशत चल रहा है, और यूपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए मैं बनूं कि मेरा प्रयास है कि आपको यहाँ पर मूल्यांकन करवाना, कुछ अतिरिक्त बातें जो आपको इन प्रश्नों के माध्यम से बताने वाली है, वो समझाने वाली है, वो मैं करता रहूँगा। यदि किसी प्रकार से आप मेरे मैथमेटिक्स कोर्स के अंदर आना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने कहा कि आपके कुछ टॉपिक, जैसे मैं बात करना चाहूँगा कि मैंने बड़े बड़ी अच्छी प्रैक्टिस 500 से 1000 प्लस प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट के साथ में क्लासेस टॉपिक करवा चुका हूँ, जिसमें प्रतिशत टॉपिक मैं करवा चुका हूँ, जिसमें अनुपात समानुपात हो चुका है, संख्या पत्ती हो चुका है, औसत आपका रनिंग में। ऐसे कुछ टॉपिक जो मैं करवा चुका हूँ, अलग अलग टॉपिक वाइज आप उनको अपने पढ़ सकते हैं। एमर्स एकेडमी के प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा। लेकिन ये कोर्सेज जो हैं टॉपिक वाइज है वो आपको मंडे से उपलब्ध होंगे, तब तक आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो आज इतना ही, मिलते हैं कल नई क्लास के साथ में, और इसी क्रम में आप बने रहिएगा। क्लास को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्लास को सभी अपने सोशल मीडिया पे शेयर करें, अपने साथियों तक पहुंचाएं। जो सभी आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो भी इन क्लासेस के साथ जुड़े, और यूपीएससी की तैयारी करने वाले इन क्लासेस को किसी भी प्रकार से मिस ना करें। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ आगे के प्रश्नों की, क्योंकि शुरुआत अपने ने 2011 से किया है, एंड पॉइंट टॉपिक जाके होगा 2023 पे। मिलते हैं कल।